Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning our next chapter, that is the chapter 8. तो ये चैप्टर 8 रहने वाला है NIS पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में, यानी जो भारतीय संघीय का ढांचा है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी ये संघवाद और ये संघीय वगैरह क्या होते हैं मैं आपको आगे क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यानी अगर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये जो फेडरल है, यानी फेडरल जो है FEDERAL फेडरल, इसका मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है। अब सिंपल सी बात, आप ये तो जानते हैं संघ को जो है ना, कहीं ना कहीं जो संघ है इसको एक ग्रुप बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि ना, कि अब देखिए यहाँ पर ये जो संघ है, ये जो फेडरलिज्म है यानी फेडरल है, ये कहीं ना कहीं दो तरीके से बना हुआ हो सकता है। कौन कौन से टर्म, ठीक, कौन कौन से मतलब किस तरीके से बना हुआ हो सकता है। फेडरल क्या है, यानी फेडरल जो वर्ड है कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, मगर इससे पहले आप ये समझिए कि ये जो संघ है कैसे कैसे बना हो सकता है। दो तरीके से बना हुआ हो सकता है। पहली चीज़ कि जो कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं वो आपस में जुड़कर बना लेती हैं, या फिर एक बड़ी सी टेरिटरी को तोड़ दिया जाता है ताकि उसे एडमिनिस्टर कर लिया जाए। आप समझते हैं कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं USA। ठीक है, USA और कनाडा। ठीक है, यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर USA में क्या हुआ करता था कि जो प्रिंसिपैलिटीज थी, यानी स्टेट जितने भी थे, ये सब बिखरे हुए थे। कोई 14 जगह था, कोई 15 जगह था, यानी कोई 14 नंबर में था, 15 नंबर में था। ठीक है, अब ये समझाऊंगा 14 नंबर 15 नंबर क्या है। अब ऐसे ही यहाँ पर कनाडा, ये बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी हुआ करती, बहुत बड़े टेरिटोरियल रीजन हुआ करता था। जैसे कि समझिए कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे स्टेट अगर निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि पश्चिमांचल, ठीक है, और कोई भी अलग अलग उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाता है, तो ऐसे समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर फेडरल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज़ मानकर चलिए, ये समझ में आ गया ना आपको। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको अटैच करने वाला हूँ। एक मानकर चलिए एक 100 बच्चों की क्लास है। ठीक है, 100 बच्चों की क्लास है। अब ये जो ना पिकनिक पर जा रही है ताजमहल देखने के लिए। ठीक है, ताजमहल देखने के लिए, और यहाँ पर इनकी जो हेड है वो है टीचर एक। ठीक है, यानी 101 जने हैं ये। अब 101 जने हैं USA का एग्जाम्पल है ये USA का एग्जाम्पल है। ठीक है, नहीं USA का नहीं, कनाडा का एग्जाम्पल है, कनाडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, इन 100 बच्चों की क्लास को इस मैडम ने क्या करा कि बेटा एक काम करो कि आप लोग जो है ना 10-10 का ग्रुप बना लो, और 10-10 जितने भी ग्रुप बनेंगे 10 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, उन 10 ग्रुप में से 10 लीडर भी निकल कर आएंगे, 10 लीडर। ठीक है, ये 10 लीडर जो आएंगे ये इन 10 ग्रुप के बच्चों के द्वारा चुने गए हैं, यानी 9 बच्चे हैं और एक उनका लीडर है जिसे हम मॉनिटर बोल सकते हैं। अब जब भी ये ताजमहल देखने जाएंगे, यहाँ पर ताजमहल अगर ये देखने जाएंगे तो यहाँ पर इन लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनके ग्रुप में जितने ही बच्चे हैं उनकी केयर टेकर ये बनकर रहेंगे। ठीक है, उनका एक तरीके से केयर करेंगे कि सारे बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, जो बच्चे घूमने गए थे वो बच्चे वापस आ चुके हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, सब बच्चों को एडिक्वेट अमाउंट में खाना मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, यानी एक बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के लिए भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया। ठीक है, 10 लीडर उभर कर आए, यानी अब यहाँ पर ये समझिए, अभी ये जो टेरिटरी है ना 100 बच्चों की, ये कनाडा है। ठीक है, अब इस कनाडा को 10 भागों में बांट दिया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भागों में बांट दिया। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है जस्टिन ट्रूडेau। ठीक है, यहाँ का मतलब टीचर मान लीजिए जस्टिन ट्रूडेau है। अब यहाँ पर ये जो ना, यहाँ पर जो देश हैं 10 हैं। ठीक है, 10 यानी आज के समय तो 15 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 15 जो हैं वो स्टेट हैं, यानी मान लीजिए 10 स्टेट हैं कनाडा में। ठीक है, अब ये जो स्टेट है यानी 10 लीडर होंगे यहाँ पर स्टेट में। ठीक है, 10 ग्रुप बटे हैं तो 10 ग्रुप हैं, तो 10 ग्रुप में 10 लीडर भी होंगे। वो स्टेट के CMs हैं, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट के CM होते हैं ना, ऐसे हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं। अब ऐसे ही कनाडा को भी बहुत बड़ी टेरिटरी है वो, या रसिया के बाद दूसरे नंबर पर अगर आता है ना वो स्टेट में, ठीक है, वो कनाडा ही आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब न्यू बताइए कि कॉन्टिनेंट में रसिया के बाद USSR, जो अस्वाइल USSR हुआ करता था, आज के समय रसिया है, उसके बाद कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? ठीक है, इसमें एशिया कॉन्टिनेंट के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? ठीक है, चलिए एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ना, ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं उसको वहीं कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट में छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये क्या हुआ कि ये जो 100 बच्चों का ग्रुप था, 100 बच्चे हुआ करते थे, अब इनको जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 10 ग्रुप में बांट दिया गया, 10 ग्रुप के लीडर निकल कर आ गए। ठीक है, अब ये 10 ग्रुप के लीडर जो है ना आसानी से अब इनके नीचे जितने ही बच्चे आते हैं सबको आसानी से चीज़ें मुहैया करा सकते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, ये जो 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों ने अपना लीडर खुद चुना है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, चलिए लोकतंत्र है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक तो ये वाले सिस्टम होता है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है, जस्ट अ सेकेंड, पहले कोई 10 बच्चों का ग्रुप है, कोई 12 बच्चों का ग्रुप है, कोई 15 बच्चों का ग्रुप है, कोई 16 बच्चों का ग्रुप है और कोई 18 बच्चों का ग्रुप है। अब ये अलग अलग अपने प्रिंसिपलिटी चला रहे थे। ठीक है, अलग अलग चल रहे थे, ये इनकी सबकी आइडियोलॉजीज अलग थी। अब इन्होंने क्या करा कि एक काम करो यार, हम तुमसे भी अटैच होते हैं, हम तुमसे भी अटैच होते हैं, हम तुम यानी एक दूसरे से हम सारे के सारे अटैच्ड हैं, हम अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं शेयर करते हैं। अब उन बाउंड्रीज़ को शेयर करते हुए देखने के चलते इन्होंने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं, एक साथ आ जाते हैं और अपना एक लीडर चुन लेते हैं। 15 बच्चों ने अपने एक लीडर चुना, 18 बच्चों ने एक लीडर चुना, 10 ने, 16 ने एक, 12 ने एक, तो 5 लीडर निकल कर आए। 5 ने अपने में से एक लीडर चुन लिया जिसका नाम था क्या, जो बाइडन, आज जो यूएसए का प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर ये यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अलग अलग जो स्टेट्स थे ये आपस में यूनाइट हुए हैं, वीक हुआ करते थे, इकोनॉमिकली वीक हुआ करते थे, और जो कह सकते हैं हम जो फ्रंट की तरफ से वीक हुआ करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखें ना तो इसमें यही है कि सारे जो ना मतलब किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो क्या एक जना लड़ पाएगा, नहीं। अब ये सारे के सारे जब एक आ गए हैं ना, एक साथ हो गए हैं, तो इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक साथ अगर कोई दूसरा अगर इनके ऊपर हमला करेगा तो एक साथ ये लड़ पाएंगे। ये जो लीडर है ना, 5 में से जो एक लीडर चुना गया है वो कहीं ना कहीं फिर इनके लिए जो चीज़ें हैं वो खड़ी कर देगा, एक तरीके शील्ड बनकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या बोला जाता है, ये हमें यूनाइटेड बोला जाता है कि हाँ ये काफ़ी सारे स्टेट साथ में आए थे तब ये यूनाइट हुए हैं। कनाडा में काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी, उसको तोड़कर स्टेट बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये एक तरीके के संघ ही तो है, यूनियन ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये यूनियन है। ठीक है, और जो कनाडा वाला है वो फेडरेशन है। ठीक है, अब यूएसए में क्या होता है, इन सब ने एक दूसरे के साथ जो ना मतलब एक तरीके से अग्रीमेंट साइन करा था कि वी विल बी टुगेदर। ठीक है, एक तरीके से ये साइन हुआ था। ठीक है, हमारे जो कुछ मैटर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो देखेगी, बाकी के सारे हमारे पास रहेंगे, हमको ऑटोनॉमी पूरी रहेगी। ठीक है, कनाडा में भी जो ऑटोनॉमी है वो पूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं कि यहाँ पर ये यूनियन बन गया, फेडरेशन बन गया, एक अग्रीमेंट साइन हो गया। बट यहाँ पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे यूनाइटेड स्टेट में एक साइन हो गया, कनाडा में नहीं हुआ है। कनाडा तो ऑलरेडी एक यूनियन था, उसको तो बांटा गया ताकि वो ईजिली एडमिनिस्टर करी जा सके। ठीक है, टेरिटरी पूरी की पूरी ईजिली एडमिनिस्टर करी जा सके, इसलिए उसको बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ कनाडा में नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट में ये चीज़ है कि सारे के सारे जो अलग अलग टेरिटरीज थी ये एक साथ आ गई हैं और एक यूएसए बना लिया है इन्होंने। ठीक है, ये ऐसा हुआ है। तो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भी कनाडा वाला जो फॉर्म है ना, हमारी एक बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी जिसका नाम था इंडिया। अब उसमें काफ़ी सारे जो मद्रास हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे में से गुजरात और महाराष्ट्र निकल कर आया है। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ आया है। ठीक है, ऐसे ही जो बिहार में से झारखंड निकल कर आया। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स अलग हुए, क्यों, ताकि उनको जो ना आसानी से एडमिनिस्टर करा जा सके, प्रशासन वहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर सके। वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो है ना रीजनल लेवल पर ही उनकी जो ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करा जा सके। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की तरह नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में जो हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट 2 है, यानी नेशनल लेवल पर भी सिटीजनशिप है और स्टेट लेवल पर भी सिटीजनशिप है। वेयर एज हमारे यहाँ पर ये नहीं है, हमारे यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ऐसे ही कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है।
तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, हमने कनाडा से लिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैनेडी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा था और कल्चरली हम डाइवर्स हैं, ठीक है, कल्चरली हम डाइवर्स हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहला जो पोट्टी श्रीरामुलु जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनकी जब उन्होंने धरना रखा था तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी धरने के दौरान ही, जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक करा था, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्रा एक स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पर अलग हुआ था। अभी 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि हमारे यहाँ पर कौन सा फेडरल सिस्टम लागू होता है, ठीक है, या हम अडप्ट कर उसे चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको फेडरल तो पता है, संघ है ये, ठीक है, मगर कैसा संघ है, कनाडा वाला, ठीक है, ना कि दूसरा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर एक वर्ड संघ, जब आप इसे सुन लो ना, अभी तो आपको ये तो पता है कि संघ क्या है। अब जब भी आप इस वर्ड को सुनोगे तो आपको मन में दो चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बटी हुई है, ठीक है, यानी एक तो नेशनल लेवल पर है और एक लोकल लेवल या फिर हम बोल सकते हैं रीजनल लेवल पर है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर नहीं है, कुछ चीज़ें रीजनल लेवल पर भी हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरल कंट्री है। यूनाइटेड नेशन एक मतलब जीता जाता है एग्जाम्पल, एकदम ट्रू फेडरल नेचर है उसका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट्स को ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई है। ऐसे ही कनाडा है, ठीक है। अब हमारी कंट्री को जो ना काफ़ी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या फिर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, या हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल वैज्ञानिक, ठीक है, राजनीतिज्ञ, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है ना वो फेडरल तो है कंट्री, मगर वहाँ पर जो है उसको इंडिया को एक सेमी फेडरल का दर्जा दे दिया गया है, या हम बोल सकते हैं क्वाजी फेडरल, थोड़ा सा फेडरल है, ठीक है, थोड़ा सा फेडरल है। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्री हैं विदेश में, ठीक है, यानी काफ़ी सारी जो वर्ल्ड में कंट्री हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, बहुत सारी हैं, ठीक है, जहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी यूनिट, जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा पावर होती है। अब मगर ऐसी कंट्री भी हैं जहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू होता है, जैसे कि यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारी कंट्री ऐसी जहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू होता है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट यानी एक ही फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट, सी जिनपिंग, ठीक है। तो वहाँ पर उनके हाथ में काफ़ी पावर है, ठीक है, एक तरीके से एक ही गवर्नमेंट है जो वहाँ पर रूल करती है, कोई स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, नेशनल लेवल पर है, वही सारे डिसीजन लेगी, ठीक है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ चुका है, तो अब आप सारी की सारी चीज़ें जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो आप आसानी से समझने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पर इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब फेडरेशन का मतलब जो है, ये एक वर्ड है जो कहीं ना कहीं लैटिन वर्ड से उठाया गया है, जिसका मतलब फीडर्स, यानी मतलब एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट जो साइन होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है, फिर उसके बाद वो आकर एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, मिलकर रहने लगते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर एक एग्रीमेंट के द्वारा सारी की सारी यूनिट, एक मतलब सारी की सारी जो फ्रैगमेंट्स हैं एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और फिर उसके बाद सरकार चलाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए, अब कुछ ग्राउंड से जिस बेसिस पर हमारी कंट्री में इस चीज़ को अडॉप्ट करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, पहली कि लार्ज साइज है कंट्री का, दूसरी हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने फेडरल जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा कि हाँ, यही जो लोग हैं ना हमारी कंट्री में, अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं, वो उनकी जो एस्पिरेशंस है ना, उनको मतलब एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उनको पूरा कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। बाकी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है वो है, ठीक है। चले आगे। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं कि आखिरकार जो इंडियन फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म संघवाद, ठीक है, भारतीय संघीय संरचना, ठीक है, कैसी है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर ड्यूअल पॉलिटी होती है। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब पहली चीज़ इसी को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर ड्यूअल पॉलिटी यानी जो गवर्नमेंट है वो दो भागों में बटी हुई है, एक तो सेंट्रल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर, ठीक है। अब जो देखिए, एक और चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है ना, जो फेडरलिज्म यानी एक पर्टिकुलर कंट्री फेडरल होती है ना, तो वहाँ पर जो है ना क्या होता है कि हम अगर देखें
तो स्टेट जो गवर्नमेंट होती हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, रीजनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। और जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल कंट्रीज होती हैं, उनको उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो पार्लियामेंट है, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा ना, पार्लियामेंट 3 भागों में बटी हुई है। पहली हमारी आती है हमारी लोकसभा, दूसरी आती है हमारी राज्यसभा, ठीक है, तीसरी आती है हमारी प्रेसिडेंट। अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट प्रोवाइड हिज असेंट, तब तक कोई भी लॉ अगर राज्यसभा के द्वारा और लोकसभा के द्वारा पास करा गया ना, तब तक वो एक तरीके से बिल जो पास करा गया वो लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोकसभा जहाँ पर जो हम एक तरीके से लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। ये राज्यसभा वो है जो राज्यों के द्वारा मतलब राज्य के नुमाइंदे आकर यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है। जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ना, अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे द्वारा इलेक्ट करे जाने वाले जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है, वो हम इलेक्ट करते हैं जब नेशनल इलेक्शन आते हैं, जैसे कि 2024 में नेशनल इलेक्शन है अप्रैल में। ठीक है, अब राज्यसभा में हम इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है ना, वहाँ से जो नुमाइंदे हमारे प्रतिनिधित्व, यानी एक तरीके से प्रतिनिधित्व तो हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, नॉर्मल जो कॉमन मैन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ से ये इलेक्ट होकर जाते हैं। एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, ये मतलब क्वालिफिकेशन जो पर्टिकुलर होती है, कुछ कह सकते हैं गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर ये जो लोकसभा है वहाँ पर हम इलेक्ट करते हैं, और ये इनडायरेक्टली हमारे जो नेशन का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट करा जाता है, और प्रेसिडेंट तो है ही प्रेसिडेंट के लिए भी हम कभी वोट नहीं देते। बाकी मैं आपको पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। चलते हैं अब आगे। ठीक है, तो यहाँ पर डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो काम है ना वो बटे हुए हैं। फेडरल सिस्टम में यही होता है। ठीक है, कि जो काम है वो अलग बटे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, तो इसके पास इसके कुछ अफेयर्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। ऐसे ही स्टेट के अलग काम होते हैं, यानी सबके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, किस में दे रखी है चीज़ें? ये 7th शेड्यूल में जो हमारी लिस्ट दे रखी है ना काम की, वो है। ठीक है, अब ये काम की क्या है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है करेंसी वगैरह को मेंटेन करना, कम्युनिकेशन दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर, और फॉरेन अफेयर जितने भी हैं, डिफेंस सिस्टम को, यानी इंडिया का जो डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से चलाना, जो भी करना सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वहीं पर स्टेट के पास पावर होती है कि वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे। तो ये कुछ इसके काम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो हमारे इंडिया में जो है वो डुअल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी 2 राजनीतिक गवर्नमेंट होती हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2 गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर उनका प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा जो फीचर आता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट सोवेरियन नहीं है, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सोवेरियन है। यहाँ पर हर एक इंसान चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, या फिर कोई भी पावर हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो अब कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको क्या क्या पावर है, उनकी अगर कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्या क्या पावर है, तो सारी चीज़ कहाँ पर लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है। यहाँ पर पावर्स का डिवीज़न है, यानी हमारे यहाँ पर 3 भागों में पावर को डिवाइड कर दिया गया। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर जो पावर है ना, इन पर अगर कोई पावर अपनी दिखा सकता तो वो यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ही दिखा सकती है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो यूनियन लिस्ट है 7th शेड्यूल में जो है, वहाँ पर 100 सब्जेक्ट हैं। 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर खाली जो यूनियन गवर्नमेंट है वही अपनी चौधर दिखा सकती है, अपनी मनमानी नहीं, अपनी जो मतलब एक तरीके से वही उन पर रूल वगैरह कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे अभी जो है वो 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली हुआ करते थे 66। यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट यानी
नेशनल गवर्नमेंट जो हुआ करती थी उसके पास जो ओरिजिनल यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पर 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 97, मगर अभी 100 है। कॉन्करेंट ऐसी लिस्ट है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपनी चौधर चला सकती हैं, ठीक है, अपनी जो सरकार चला सकती हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट पर जो कॉन्करेंट लिस्ट आती है यानी बीच की मिडल पाथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, एजुकेशन वगैरह कोई एक सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अगर इस पर यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया ना, तो यहाँ पर जो अगर स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा लॉ लेकर आती है तो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है ना वो कहीं ना कहीं पिक्चर में रहेगा, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में भी, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस पर लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाने से पहले उस समय पर स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। अब वहाँ पर पार्लियामेंट ने दूसरा लॉ बना दिया है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लागू होगा, चाहे फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो ठीक है, उससे पहले अगर नहीं बनाया तो ये लागू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी। अगर फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई फेरबदल लेकर आती है उस अपने लॉ में तो उस समय पर ये वाला लॉ जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में बनाया गया ना वो प्रीवेल करेगा, वो माना जाएगा, उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाएगी, ठीक है। चले आगे, चलिए डिवीजन ऑफ पावर दे रखा, पावर बटी हुई है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताया कि हर एक जना यहीं से पावर लेता है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो, स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे फिर वो कहीं स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हो, हर किसी को यहीं से पावर मिलती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। अगर कुछ भी काम होगा, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट अगर क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करेगा और वो बताएगा कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, और इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये बात आपको पता ही होगी। चलिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि इसमें अगर कोई भी अगर फेरबदल लेकर आनी होती है तो ये अगर इतना तो रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है, ना तो ये रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। मगर हाँ, मोस्ट ऑफ जो फेडरल कंट्रीज होती है ना वहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी अगर हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं कोई भी, यानी हम इसमें वो लेकर आते हैं संशोधन, तो जो गवर्नमेंट है यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? वो कहीं ना कहीं यूनिटरी जो नेशनल गवर्नमेंट है ना वही कर सकती है, ठीक है, वही कर सकती है। तो वहाँ पर उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कुछ जो अमेंडमेंट है वो नॉर्मल मेजोरिटी से हो जाएंगी, कुछ जो अमेंडमेंट हैं वो कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और किसी में तो स्टेट की रजामंदी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 50 भी यही कहता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरीज का ये मतलब भी हो जाता है कि यहाँ पर इसको पावर मिलती है आर्टिकल 13 के अंडर कि जो भी लॉ, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो यूनियन गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। ना तो एग्जीक्यूटिव इस पर अपना रौब झाड़ सकती है, ठीक है, ना ही फिर कोई जो लेजिस्लेचर, चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे फिर वो कोई भी या ना पार्लियामेंट हो, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बाई कैमरलिज्म यानी दो कैमरल है, ठीक है, दो भाग हैं, यानी एक तो राज्यसभा है और एक क्या है, लोकसभा है। तो पार्लियामेंट दो भागों में बटी हुई है, ठीक है। अब आपने देखा होगा स्टेट में भी काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर बाई कैमरलिज्म प्रैक्टिस होती है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है, स्टेट काउंसिल भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर दो प्रकार की जो सरकारें चलती हैं, और वहाँ पर जो ना एक तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पर जो ना एक हमारे जो नॉमिनल हेड है हमारी कंट्री के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर जो ना गवर्नर होते हैं, ठीक है, यानी राज्यपाल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, आपको ये फेडरल फीचर समझ में तो आ गए कम से कम, अगर नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से वीडियो देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म कर दूंगा मैं आज यहाँ पर, ठीक है। अब नेचर कैसा, देखिए हमारा जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, हम जानते हैं सारी चीज़ें कि संघ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मगर यहाँ पर जो ज़्यादातर पावर है ना वो सेंटर के हाथ में है, यानी सेंटर के हाथ में। एक तरीके से हम मानते हैं कि यहाँ पर फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में पावर जो ना कहीं दो भागों में बटी होती है और इक्वल भागों में बटी होती है, बट यहाँ पर
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या करा है कि काफ़ी सारी जो पावर है वो सेंटर के हाथ में दी है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हम सॉरी कंट्री में, ठीक है, डाइवर्सिटी बनाई है। और उस समय पर जो चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि जो स्टेट्स है ना वो अपने लेवल पर सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी सारी जो पावर है वो काफ़ी सारे जो लिस्ट में सब्जेक्ट है, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, यानी यूनियन लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में ही हैं, ठीक है, यानी 97 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली वहाँ पर 97 थे, आज 100 है, ठीक है, मगर स्टेट की लिस्ट में कितने हैं 61, ठीक है 61 है, और ओरिजिनली 66 हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेट है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल क्या है यहाँ पर, वहाँ पर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं, यानी उनको कोई भी उनको फेरबदल नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर है ऐसा? नहीं, यहाँ पर स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, यानी स्टेट का जो दायरा है, हम बोल सकते हैं उनका जो रीजन है बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, उनके नाम भी बदले जा सकते हैं। तो ये सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास, बाय सिंपल मेजोरिटी। कोई अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट कब होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आएगी, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी की चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यूनिटरी फीचर है एक तरीके से, ठीक है, यूनिटरी फीचर है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है। ये नॉन फेडरल फीचर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये फेडरल फीचर नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी हमने जो अलग अलग जो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छा एग्जांपल है फेडरलिज्म का, ठीक है। तो वहाँ पर जो है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ठीक है, और जो फेडरल लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो अमेंडमेंट करना होता है, अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना होता है तो वहाँ पर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगी, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, रिजिड इतना है ही नहीं, ठीक है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, मगर किसी किसी समय पर ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा, इसमें स्टेट के नुमाइंदे बैठते हैं, स्टेट की असेंबली से सिलेक्ट होकर आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यूएसए में क्या है कि यूएसए में 50 स्टेट हैं, और वहाँ पर जो है ना 50 में से 2 नुमाइंदे उठाए गए हैं, चाहे फिर वो स्टेट में कितनी भी पॉपुलेशन हो, मगर यहाँ पर पॉपुलेशन को आधार माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 उठाए गए हैं, और वहाँ पर जो सेनेट है ना वहाँ पर बिठा दिए गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो राज्यसभा है, यहाँ पर जो ना एकदम इक्वालिटी नहीं दिखाई गई है, पॉपुलेशन का आधार माना गया है, तब उसके एरिया को, दायरे को आधार माना गया, तब वहाँ से जो लोग हैं वो उठकर वहाँ पर आते हैं, उठकर वहाँ से आते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं। तो एक तरीके से जो इक्वालिटी है ना रिप्रेजेंटेशन की, वो है ही नहीं स्टेटों की, ठीक है। कश्मीर की अलग है, सिक्किम की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। मैं जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न की देखिए बहुत अच्छी खास बात यहाँ पर ये है कि जब एमरजेंसी लगती है ना, तब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल द पावरफुल हो जाती है, यानी सारी की सारी पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। जब मैं आपको आगे इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ाने वाला हूँ उसमें समझाऊंगा मैं आपको। सिंगल सिटीजनशिप है, बाकी हमने डुअल सिटीजनशिप की बात करी थी अभी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, यानी अगर स्टेट के लॉज हों या फिर हमारे सेंटर के लॉज हों, सबको इंटीग्रेटेड, यानी एक ही सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, एक ही हाई कोर्ट संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो हाई कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, आप मुझे बताइए, आप गूगल करिएगा, ठीक है, आप हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जुडिशरी में, ठीक है। चलिए, ऑल इंडिया सर्विसेज ये कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए पूरी की पूरी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर आया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो ना जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, और हमारे IFS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस एक सेंट्रल सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे के सारे चुने जाते हैं, ठीक है। इनको कौन चुनता है? जो चुने जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इनकी डेपुटेशन
एलोकेशन कौन करता है, अलग सेंटर के द्वारा करी जाती है, मगर अलग अलग स्टेट में, ठीक है। यानी स्टेट के पास क्या पावर है, स्टेट के पास पावर होने के बावजूद भी वहाँ पर देखिए उनकी खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, मगर ये जो है ना एक तरीके से जो क्रिएट करी गई हैं वो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए करी गई हैं, ठीक है। वहाँ पर जो इनके अगर इनको इम्पीचमेंट करना है, इनको बर्खास्त करना है, तो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही पिक्चर में आएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है इमीडिएट एक्शन ले सकती है, मगर जो पूरा का पूरा एक्शन है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑल इंडिया सर्विस हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉन फेडरल फीचर में ही आती हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, अकाउंट यानी बही खाता जो होता है कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किसके कितने हिसाब से क्या क्या कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कौन देखता है, ये एक ही जना है जो सारे सारे देखता है, स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे देता हो, ठीक है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो अथॉरिटी है ओवर, मतलब स्टेट लिस्ट में जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मानकर चलिए 2 स्टेट हैं आपस में चले गए, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए इसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर जो है ना गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है एज इट इज़, जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ना वो है हमारे नॉमिनल हेड, उनके नाम पर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, मगर एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ना गवर्नर होते हैं जो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो एक तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस का काम करते हैं ये, ठीक है। यानी एक बात को, स्टेट गवर्नमेंट की बात को सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेकर जाना, प्रेसिडेंट के पास लेकर जाना, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी मशीनरी खराब हो गई है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो अप टू द मार्क नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो कौन इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नर इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए फिर वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी होती है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 और होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो ही कंडक्ट कराएगा, और जो नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो भी वही कंडक्ट कराएगा इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग नहीं है किसी का भी, मगर जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत होते हैं ना, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कराए जाते हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वीटो ओवर बिल देखिए, जब इमरजेंसी लगती है, अगर कोई भी बिल वगैरह पास करा जाता है तो यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, तो वो बात रही अलग। मगर यहाँ पर जो है ना अगर देखिए स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल पास हुआ है और गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसने जो है ना अपने साइन नहीं करे उस पर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में एक पर्टिकुलर बिल पास हुआ है, गवर्नर को साइन करने होते हैं, मगर ऐसा हुआ कि गवर्नर ने क्या करा कि वो बिल जो है ना अपने पास रख लिया और उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट को दिखाकर एक बार जब आपसे बात करूंगा, प्रेसिडेंट के पास वो लेकर गए, प्रेसिडेंट ने वो अपनी पॉकेट में रख लिया, वहाँ पर जो ना एब्सोल्यूट वीटो जो प्रेसिडेंट है ना वो यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं और वो नहीं भी ले सकते, उसको इनडेफिनिट टाइम के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो एक तरीके से नॉन फेडरल फीचर ही तो है, यहाँ पर गवर्नर के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो है ना अगर बिल 2 बार से ज़्यादा पास कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न कर देगा, एक बार 14 दिन का उसे अब वो मिलता है दिन पास करने के लिए, एक बार उसके पास 2-3 महीने का मिल जाता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट अगर तीसरी बार वो भेजा जाता है ना प्रेसिडेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देनी होती है, ठीक है। लोकसभा के पास इसमें ज़्यादा पावर आ जाती है, राज्यसभा के पास भी इतनी पावर नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा भी जैसे रिकमेंडेटरी होती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है ना स्टेट लिस्ट पर बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो चाहे कि वो उसे लग रहा है कि एक जो है ना नेशनल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, मानकर चलिए पहले हुआ करता था एजुकेशन, ठीक है, तो वो उस पर जो है ना कहीं कुछ भी कर सकती थी ठीक है। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए क्या करा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर बरकरार रखना है ना, तो वो स्टेट लिस्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, तो उस पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो वहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम पार्लियामेंट में आपको बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होती हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलो तो फिर चलिए,
अब यहाँ पर बात करते हैं हम, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली, फेडरल सिस्टम की बात कर ली। अब बात करते हैं सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में उनके जो संबंध हैं वो किस प्रकार होने चाहिए। ठीक है, यानी संबंध को भी क्लासिफाई करा गया 3 भागों में, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उनके बीच में जो संबंध है, रिलेशंस हैं, वो भी तो सही होने चाहिए। तो अब उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो कहीं ना कहीं पार्ट 9 और पार्ट 12 में रखे गए हैं। ठीक है, पार्ट 12 में रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन में इसको बांटा गया कि किस प्रकार के रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन की, यानी जो नियम कायदे कानून बनाने से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर होती है कि वो अपने स्टेट में, मगर उसकी जो टेरिटरी है वहीं तक, उसके जो लॉ की जो शक्ति है यानी पावर है वो वहीं तक रहती है। ठीक है, अब जो उसके पास ये भी पावर होती है कि वो स्टेट लेवल जितने सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जितने भी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ बना सकती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें तकरीबन कितने सब्जेक्ट हैं अभी 52, अभी पहले कितने होते थे 47, तो वहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन को 3 भागों में बांट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताई है, ताकि इनके बीच में जो है ना ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, पहले यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, पहले ओरिजिनली 97। ठीक है, ये जो विदाउट ब्रैकेट लिखे हैं ना, सॉरी विदाउट ब्रैकेट है ये ओरिजिनल है, और जो ब्रैकेट में है ये आज के समय के हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, अभी में सॉरी ओरिजिनली 66 हुआ करते थे, आज के समय में 61 सब्जेक्ट हैं, 61। स्टेट, पुलिस, फिशेज, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आज के समय में जो है 52 हैं, पहले कितने थे 47। ठीक है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज, ड्रग, पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ना सब्जेक्ट हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी जो विधायक जितने भी विधेय जितने भी संबंध है ना उनसे रिलेटेड है ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, तो मैंने बता दी थी कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है और वो जो है ना स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ बना सकती है। जैसे कि जब इमरजेंसी चल रही हो, या फिर कुछ स्टेट अब जैसे कि 2 भाई हैं, वो गए पापा एक मुझे जो है ना एक कॉपी चाहिए। ठीक है, आप जो है ना कॉपी ला दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेट गए, 2 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, वो कह रहे हैं कि पापा क्या करो, आप जो है ना इस पर्टिकुलर लॉ पर जो है ना लॉ लेकर आ जाओ, हमें ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि उसने कहा बेटा ठीक है मैं लेकर आ जाता हूँ। उसने लेकर आ गई एक लॉ, ये मान लो कि एक पर्टिकुलर लॉ है, इनकम टैक्स पर लॉ लेकर आ गई। ठीक है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें से कौन सा, पुलिस वाला लॉ लेते हैं। ठीक है, पुलिस वाला लॉ लेते हैं, पुलिस पर जो है ना एक पर्टिकुलर लॉ लेकर आ गए जो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट होना। किसी ने अगर किसी स्टेट ने उस पर पर्टिकुलर लॉ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो है वो बना रखा है, क्या बना रखा है, लॉ ऑलरेडी बना रखा है, वो तो ठीक है। अगर नहीं बना रखा तो ये वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब आते हैं आगे, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक रिलेशंस। ठीक है, प्रशासनिक संबंध क्या है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहीं ना कहीं हटा ही दिया था। ठीक है, इसको लेकर ही नहीं आए, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, सबको अलग अलग है, मगर फिर भी यहाँ पर जो ना क्या देखने के लिए मिलते हैं, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर IAS, IPS और IFS इलेक्ट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इस तरीके से काम करना होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उनके साथ साथ वो चले, ठीक है। यानी वो जो ना ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कर रही है फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही है। जैसे कि मानकर चलिए एजुकेशन पर कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि अभी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो यहाँ पर कुछ प्रावधान थे, ठीक है। मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट में कुछ एजुकेशन पॉलिसी है, मगर अगर वो चाहें तो इस एजुकेशन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं और उनको अपनी पॉलिसी जो है ना स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी उसी तरीके से बनानी होगी जैसी जो यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई है, ताकि वो सारे के सारे स्टेट जो है यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब और यूनियन गवर्नमेंट के जो कायदे कानून हैं जो पूरे इंडिया को एक तरीके से यूनाइट कर कर रखें, इस तरीके से चल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर समय समय पर जो है ना जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ चीज़ें अपने जो सब्जेक्ट लिस्ट है उन पर फेरबदल करने के लिए भी दे सकती है, यानी डायरेक्शन इशू कर सकती है, ठीक है, ताकि वो जो है ना पार्लियामेंट के जो लॉज है ना उनके अनुसार चल सकें। अगर ऐसा नहीं होता इन केस, तो यहाँ पर गवर्नर के पास पावर आ जाती है और वो इन्फॉर्म करता है पार्लियामेंट को या फिर प्रेसिडेंट को कि भाई साहब इस स्टेट में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना कहीं महत्वपूर्णता नहीं दी जा रही है, तो इसमें जो है ना अब स्टेट इमरजेंसी लगाओ, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ठीक है, 356 आर्टिकल के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है ना वो दो स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है कुछ भी टेरिटरी वगैरह को लेकर या फिर रिवर वगैरह को लेकर, तो वो रिजॉल्व कर सकती है। और इस चीज़ के लिए खासकर जब सरकारी कमीशन एक कमीशन बिठाई गई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंटर स्टेट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिशमेंट हुई और उसके अंडर ये जो ना कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता तो यहाँ पर जो ना ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए ये काउंसिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। चले आगे चलिए। अब यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर एक इस तरीके की चीज़ भी होती है कि यहाँ पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने जो सब्जेक्ट्स हैं अपने जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट सम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिलेटेड टू स्टेट सब्जेक्ट जितने भी हैं कुछ भी मतलब करना चाहें तो वो यूनियन गवर्नमेंट को दे सकती हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है, या फिर अगर 2-3 स्टेट मिलकर जाएँ जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, तो वो कानून बनवा सकते हैं पार्लियामेंट से एक पर्टिकुलर लॉ पर, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर वो चाहें तो, ठीक है। चले आगे चलिए। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज थी ना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत अच्छा काम करते हैं, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी। अब कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, जैसे कि कोई जो IAS ऑफिसर है वो तमिलनाडु से इलेक्ट हुआ और वो जो है ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसको डेप्यूट कर दिया गया, ठीक है, बिठा दिया गया कि भाई साहब तुम अपनी जो ड्यूटी है यहाँ करोगे। तो एक तरीके से वो जो है ना उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज भी सीखेगा, उत्तर प्रदेश के जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी सीखेगा, वहाँ का रहना खाना पीना सब चीज़ सीखेगा। अब वो अपने स्टेट का तो जानता ही है और वो जब वहाँ रहेगा तो दूसरे लोगों को भी सिखाएगा, एक तरीके से जो होमोजिनेशन क्रिएट करेगा, एक तरीके से एक जैसी चीज़ें बनाएगा हर जगह पर। तो इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंजेस हो गए, लैंग्वेज बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, लैंग्वेज हो क्यूजीन हो, हर तरह की चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं ये भी, ठीक है। चले आगे चलिए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर राज्यसभा में कुछ लोग हैं, देखिए स्टेट जो है ना जो जाते हैं वो इसी के जरिए जो मैंने आपको बताया ना कि 2-3 स्टेट जाते हैं पार्लियामेंट के पास, तो वो राज्यसभा में ही जो है ना वो लेकर आते हैं कि राज्यसभा में एक प्रपोजल लेकर आते हैं, वहाँ पर वो इशू करते हैं कि भाई साहब देखिए ये चीज़ें हैं, अगर आप इस पर लॉ बना दो तो सही रहेगा। तो यहाँ पर राज्यसभा अगर कोई एक रेजोल्यूशन पास करती है एक पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कि पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर चीज़ पर सब्जेक्ट पर लॉ बनाए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, यहीं पर होंगी, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली, ठीक है, वहाँ पर स्टेट के सारी बातें सुनी जाती हैं, ठीक है, तो वो यहीं पर होती हैं चीज़ें, ठीक है। चले आगे चलिए। फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, फाइनेंशियल यानी आर्थिक रिलेशन, आर्थिक संबंध क्या है। देखिए यूनियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी पावर है, मगर फिर भी स्टेट अपनी मशीनरी को अपने जो स्टेट को आसानी से चला सके, तो यहाँ पर टैक्स जो है ना उनका जो मतलब एक तरीके से रेवेन्यू का डिवीजन है ना वो अलग अलग कर दिया गया, सबके पास अपने हैं, मगर फिर भी यूनियन के पास काफ़ी सारी पावर है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिए गए हैं। पहली जो टैक्स जो यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं, कलेक्ट करे जाते हैं, मगर वो स्टेट में बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्टेट अपने पास ही रखते हैं जो अगर वो कलेक्ट भी होते हैं तो, ठीक है। अब कुछ ऐसे टैक्स भी हैं जो लगाए जाते हैं और कलेक्ट करे जाते हैं यूनियन के द्वारा, ठीक है, मगर उनको
असाइन कर दिया जाता है स्टेट्स को। स्टेट ले लो भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्सेस ऐसे भी हैं जो सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट करे जाते हैं और लगाए भी जाते हैं, फिर उनको मतलब पूरे के पूरे स्टेटों में इक्वल अमाउंट में बांट दिया जाता है। मगर कुछ वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको वो पैरामीटर समझते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं फाउंडेशन या फिर बोल सकते हैं बेस समझते हैं, उसके बिहाफ पर वो टैक्सेस जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये वाले हैं, ये इसमें रेलवेज़ वगैरह आ गए, सी और एयर वगैरह आ गए, ठीक है। जैसे कि स्टेट में कहीं भी एयरपोर्ट वगैरह होता है, ठीक है। अब चौथा जो आता है यहाँ पर जो ना जो टैक्स है वो लगाया जाता है यूनियन के द्वारा और कलेक्ट भी करा जाता है यूनियन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टम्स हो गया, सरचार्ज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बंटवारा नहीं होता है। और आखिरी जो होता है हमारा ये होता है टैक्सेस जो कलेक्ट करे जाते हैं, यानी ये तो सेंटर के पास ही रहेगा। यहाँ पर टैक्स जो कलेक्ट करा जाता है, लेविड करा जाता है, लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, मगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोनों में, स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ और यूनियन के बीच में, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, चले आगे। चलिए ये हो गए हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस। अब क्या स्टेट के पास भी कुछ चीज़ें रहती हैं? यस, स्टेट भी कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कहीं ना कहीं लगाता है और कलेक्ट भी करता है, ठीक है। जैसे कि लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स ऑन लैंड बिल्डिंग्स, मिनरल राइट्स, एनिमल एंड बोट्स, व्हीकल्स, लग्जरी एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, ठीक है, अल्कोहल वगैरह हो गए। और कहीं ना कहीं जो दूसरे टैक्सेस हैं जैसे कि ट्रेड्स पर लगाए जाते हैं, सेलिंग्स वगैरह और टोल्स वगैरह, स्टैंप ड्यूटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स जो होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर पर भी, तो ऐसे कुछ और भी टैक्सेस हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं और स्टेट के द्वारा ही कलेक्ट करे जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई साहब ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाई गई है। तो इसीलिए क्या करा गया है, इसीलिए देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ये भी देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा हो या फिर इमरजेंसी लगी हो, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट को कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर कर सके। तो वहाँ पर जो है ना, चाहे फिर वो फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी हो, तो वहाँ पर जो है ना जो स्टेट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी रिड्यूस कर सकता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी बिल वगैरह इमरजेंसी के दौरान, तो वो कह सकता है कि भाई साहब ये किस प्रकार से है, वो मतलब देख सकता है, उस पर जो है ना प्रतिबिंब भी लगा सकता है और उसे जारी भी कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि भाई साहब जो यूनियन गवर्नमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बोला है क्वाजी फेडरल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी फीचर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेचर जो है ना गवर्नमेंट का वो यूनियन की तरह दिखाई देता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, कि यूनियन के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है। इसलिए आज के समय में जो है ना स्टेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है ना चाहते हैं कि जो स्टेट और यूनियन के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं ना उनको रिजॉल्व करा जा सके, तो ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि काफ़ी सारी जो बैठक हैं, कमीशन हैं, वो भी बिठाई जाती हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ताकि सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे बने रहें। राजमनार कमेटी थी जो 1969 में बिठाई गई थी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी ये 1969 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में थी, ठीक है। अब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था 1973 में, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम थी 1977 में, ठीक है। और दूसरी जो जितनी भी सरकारिया कमीशन हो गई और हमारी जो है जो पुंची कमीशन हो गई, ये कुछ ऐसी कमीशन थी जो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो ना उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की बात करती थी। मगर आज के समय भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा रूल रहता है, जिसको आज हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। तो आयोग ये जो है बहुत काम करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आज के समय में, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा, वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी वगैरह रह जाती है ना, देन डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग, ठीक है, बाय एनीवन, ठीक है। आप डायरेक्ट मुझसे पूछिए। व्हाट्सअप अभी जो है ना आपके अभी के लिए इसको सस्पेंड कर देगा, बिकॉज ये नंबर किसी दूसरे के नाम पर चालू हो चुका है और वो चला रहा है इसे, ठीक है। तो व्हाट्सअप नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। मगर हाँ यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट @अरुण सामू लिखिए और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम इमरजेंसी देखेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन है चैप्टर 9 के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।